स्टूडेंट वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए आए हैं पार्टनरशिप का पार्ट 2 अकाउंट्स क्लास 12 का। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 1 पे अच्छे से बात कर ली थी, ठीक है। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो उसी का अगला पार्ट जो है फीचर्स वगैरह जो हम कंप्लीट कर रहे थे वो कंप्लीट करेंगे। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है। इसका मतलब यह है कि मान लो उस कंपनी में पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ ही ना हो तो उस समय कंपनी के अंदर जो पार्टनर्स इन्वॉल्व है उनकी सिचुएशन क्या बनेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस हिसाब से बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कि नहीं होगा, ऐसा करके सारा कुछ आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा व्हाट इज पार्टनरशिप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको पूरा अच्छे से हम ये देख चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा देखा था वो पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फिर और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। अच्छा, प्रिंसिपल एंड एजेंट का क्या मतलब है आप समझना है यहाँ पे। चलो, एजेंट क्या होता है आप पहले सबसे पहले ये समझना। चलो, तो आपको पता है कि अगर कंपनी के लिए कोई एजेंट है या कंपनी का कोई एजेंट है तो एजेंट का मेन मोटिव क्या होता है, तो आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एजेंट के जो सबसे पहला काम होता है ना, सबसे पहला वो करता है मार्केटिंग। क्या करता है? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग किसका करता है? तो सेम उसी कंपनी का जिस कंपनी को क्या होता है ना, एजेंट होता है। तो मार्केटिंग करता कैसे है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट के बेसिस पे। ये तो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आपको कि एजेंट के काम क्या होता है। भैया जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है उस कंपनी को क्या करेगा ना, प्रमोट करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा। कंपनी का क्या करेगा ना, एडवर्टीजमेंट करेगा, ठीक है। चलो, फिर बात ये समझ में आई, ये तो एजेंट होता है। तो कंपनी के अंदर पार्टनर्स को क्यों एजेंट कहा गया? कंपनी के अंदर पार्टनर को एजेंट क्यों कहा गया? कंपनी के अंदर पार्टनर्स को क्यों एजेंट कहा गया? तो आप ये कहेंगे कि सर आप एक बात समझो, यहाँ पे देखो क्या है। पहली बात तो मान लो कंपनी एक नॉर्मल सी है, ठीक है। चलो, तो कंपनी कैसी कंपनी है, तो हमने बोला ये पार्टनरशिप कंपनी है, ठीक है। पार्टनरशिप कंपनी है। इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि मोर देन 2 होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए या मोर देन 2 होने चाहिए। मोर देन 2 क्या होने चाहिए, तो मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए। चलो, आपको ये भी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा चलो मान लो कि X, Y एंड Z आर पार्टनर्स। X, Y, Z क्या है, 3 क्या है आपस में पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो अगर ये पार्टनर है तो आप ये कहोगे सर ये पार्टनर तो है कंपनी इसलिए तो पार्टनरशिप कहलाई। क्या ये तीनों एक दूसरे के लिए एजेंट हैं क्या? हमने कहा सबसे पहली बात तो ये होगा कि इनके तीनों के आपस में क्या होगा ना, आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। और जैसे ही एग्रीमेंट हो गया, ये तीनों पार्टनर्स क्या हो गए ना, किसी एक्ट में बंध गए। कौन से एक्ट में बंध गए? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके तहत ये दोनों क्या हो गए, तीनों बंध गए। मतलब ये एक पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, तीनों क्या हो चुके हैं ना, फंस गए उसमें। तो आप बोलोगे उसके बाद ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो पार्टनरशिप डीड या एक्ट को क्या करेगा ना, खराब करेगा। तो फिर यहाँ समझने वाली क्या बात है, फिर आप यहाँ ये देखो कि एग्रीमेंट जैसा भी होता है, पार्टनर जो होते हैं आपस में, वो पार्टनर क्या होते हैं ना, आपस में क्या होता है ना, बाइंड हो जाते हैं। मतलब ये तीनों एग्रीमेंट से क्या होते हैं ना, बंध जाते हैं। फिर एग्रीमेंट के खिलाफ या एग्रीमेंट के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते। तो जो भी काम इनको करना होगा वो एग्रीमेंट में लिखे हुए, जो भी चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी होंगी उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। तो बोले एग्रीमेंट में क्या क्या लिखे होते हैं, तो आप बोलोगे ये तीनों पार्टनर अपना कैसे प्रॉफिट शेयरिंग बांटेंगे, कैपिटल में बांटेंगे कि इन्होंने पहले से क्लियर करके रखा है कि हम ऐसे बांटेंगे, ठीक है। या और कह सकते हो बाइंड किया है कि X, Y, Z में कौन पार्टनर एक्टिव रहेगा, कौन पार्टनर एक्टिव नहीं रहेगा। ये सारी बातें एग्रीमेंट में होती है। एग्रीमेंट में अगर सारी बातें लिखी हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कोई चांस नहीं होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि उनमें कोई गलतियां होने की चांस ही नहीं है, क्योंकि जब भी गलतियां होंगी वो एग्रीमेंट देखेंगे और कहेंगे इसमें जो चीज़ लिखा है उसी के हिसाब से चलेंगे। आप भूल सकते हो लेकिन कागज़ पे लिखी हुई चीज़ें थोड़ी ना गलत साबित कर पाएंगे आप। इसीलिए कहते हैं एग्रीमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, तो रिटेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिटेन। फिर बात यहाँ ये समझ में आई कि बार बार वही चीज़ कह रहा है कि एजेंट पार्टनर एज एजेंट कैसे हो सकता है। तो आप एक चीज़ बताना, कंपनी में 3 पार्टनर थे, X था, Y था और Z था। तो जैसे ये तीनों लोग एग्रीमेंट किए हैं तो ये तीनों क्या हो गए ना, एक पार्टनरशिप डीड में बंध गए हैं। किसमें हो गए हैं? पार्टनरशिप डीड में इन्वॉल्व हो गए हैं। इसके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते। फिर एक चीज़ ये समझना था कि इनको एजेंट क्यों कहा जाता है, तो आप सुनना। XYZ अगर पार्टनर हैं
और ये तीनों पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट से फंस चुके हैं। तो फिर आप ये फंसने का मतलब ये नहीं कि बर्बाद करने जा रहे हैं, फंसने का मतलब ये कि इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसके अगेंस्ट कोई काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड अगर पार्टनर है तो आप बोलोगे कि वाई जो है यहाँ इंडिविजुअली जो वाई है वो एक्स और वाई के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। इसका मतलब पार्टनरशिप में अगर किसी भी एक पर्सन को इन तीनों में से किसी को भी कोई भी एडवाइस लेनी होगी, आप समझ रहे ना, कोई भी एडवाइस लेनी होगी तो आप बोलोगे कोई भी इंडिविजुअल नहीं ले सकता, कोई भी इंडिविजुअल नहीं ले सकता। तो कैसे लेंगे, तो बोलोगे सबकी वहां पे क्या होनी चाहिए ना, सहमति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए वहां पे, देखो सहमति होनी चाहिए। सहमति मतलब क्या है, अगर तीनों इस चीज को क्या कर देंगे ना, अप्रूव्ड कर देंगे, अप्रूवल मिल जाएगा तीनों के द्वारा, तब वहां पे कोई काम होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर वो कंपनी अकेली कंपनी नहीं है, अकेली कंपनी का मतलब ये है कि अगर मान लो उसका ओनर केवल एक है तब तो सारे डिसीजन ये खुद ले सकता है, सारे डिसीजन खुद ले सकता है। लेकिन वो कंपनी ऐसा हो जिसके अंदर पार्टनर हो तो ये अकेले कभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, यहाँ पर इन दोनों का डिसीजन मायने रखता है, यहाँ पर इन दोनों का डिसीजन क्या करता है ना, मायने रखता है, दोनों का डिसीजन मायने रखता है। फिर आप बोलोगे इसका मतलब ये है कि इस वाले में जो कंपनी का मालिक है वो चाहे तो सारा डिसीजन खुद से ले सकता है, तो हाँ 100% डिसीजन खुद से ले सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को साथ रहकर डिसीजन लेना होगा, अकेले नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आपने कहा इन दोनों का एजेंट का संबंध कैसा हुआ, मैंने कहा एक बात बताओ, दोनों अगर मिल जाएंगे तो कंपनी का डिसीजन ले सकते, अकेले तुम तो ले ही नहीं सकते कोई डिसीजन। तो आप कह सकते हो कि एक्स जो पार्टनर है, एक्स और ये वाई है, तो आप बोलोगे जो एक्स पार्टनर है यहाँ पर, एक्स पार्टनर जो है वो बाउंड है किस पर, तो एक्ट पर। तो कौन सा एक्ट पर, तो आप बोलोगे पार्टनर्स एक्ट पर। पार्टनर एक्ट पर जो एक्स है ना बाउंड है, मतलब बंधा हुआ है, एक्ट के खिलाफ जा नहीं सकता। एक्स और किसी दो कारण से बंधा हुआ है, आप ध्यान दोगे तो एक्स के पास कुछ और बंदिशें हैं जो वो नहीं कर सकता। सबसे पहला क्या, कि कोई भी डिसीजन वो खुद से नहीं ले सकता, कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, और ना ही खुद एग्रीमेंट में कोई बदलाव कर सकता है। एग्रीमेंट में चेंज करना हो या कोई डिसीजन लेना हो तो उसे सारे पार्टनर्स की क्या होनी पड़ेगी, वहाँ पे सहमति यानी अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, कंपनी उसी वक्त क्या होगी, फिर एग्रीमेंट और कह सकते हो या पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। कोई भी पार्टनर अपने मन का कोई भी काम किया तो उसी वक्त पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगी ना, उसी वक्त पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो फिर ये बात समझ में, एजेंट क्यों कहा गया, तो सुनो, एक्स जो है वाई का एजेंट नहीं है, एक्स और वाई दोनों जो है ना वो कंपनी के एजेंट कहलाए, से क्या है ना बंधे हुए हैं, तो बाउंड है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझना इस चीज़ को लेकर। चलो, तो आप समझो, डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब जो पार्टनर्स हमारे होते हैं वो एजेंट के साथ साथ क्या होते हैं ना, वो पार्टनर तो एक्चुअली होते ही हैं, इनको ओनर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है, ओनर ऑफ द फर्म या ओनर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये तीनों साथ होंगे, पार्टनर सारे साथ होंगे तब डिसीजन ले सकते हैं, अकेले नहीं ले सकते। तो इनको एजेंट एज वेल एज पार्टनर भी कहा जाता है फर्म का। तो एन एजेंट, बिकॉज इनको एजेंट क्यों कहा जाता है, तो आप समझना, ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर। कहने बाइंड मतलब होता है इनमें बंदिशें होती है, ये कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, इनको अपने पार्टनर इनके जो इनके साथी होंगे, जो उनके साथ कंपनी में इन्वॉल्व होंगे, जो इन्वेस्टमेंट किया होगा कैपिटल में, जो प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे, वही क्या करेंगे ना, इन जो पार्टनर होगा नया वाला, जो कह सकते हो जो एक पार्टनर होगा, इन पार्टनरों से क्या होता है ना, बंधा हुआ होता है, इन पार्टनरों के खिलाफ नहीं जा सकता, जैसे ही जाएगा पार्टनरशिप उसी वक्त क्या हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो, बाय हिज एक्ट, मतलब जो इन्होंने एक्ट बनाया, नियम कानून बनाया, उस हिसाब से जो पार्टनर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं ना, वो बंधे हुए होते हैं। Because he himself can be bound by the act of the other partner। और जैसे ही एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होता है ना, जैसे एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होता है तो जो पार्टनर होता है वो स्वयं अपने आप को क्या करता है ना, वो एक्ट में बांध देता है कि हाँ भाई कोई भी डिसीजन लेना होगा हम सब साथ में लेंगे, अगर अकेले लेंगे तो अकेले पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, पार्टनर तभी कहलाएंगे तीनों साथ बैठेंगे, साथ बैठकर कोई डिसीजन लेके कंपनी के साथ में रहेंगे, तो ठीक है। तो आपके बात सारी समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि पार्टनरशिप डीड होना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, वो हमें जानना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं। इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। सच टर्म्स एंड द कंडीशन मैट गलत है यहाँ पे, मे कर लेना आप, ठीक है। चलो,
मे बी आइदर रिटन और ओरल। इसका मतलब क्या आप समझना है, यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए हमारे, जो पार्टनरशिप डीड होने चाहिए ना, अच्छा डीड मतलब क्या आप समझना है इस चीज को, एग्रीमेंट, जो दस्तावेज बनते हैं ना उसको हम बात करते हैं, ठीक है। जो एग्रीमेंट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहली बात ही क्या, मान लो दो पार्टनर है, मान लो एक कोई ए हो और एक क्या हो, कोई बी हो। अगर ये दो पार्टनर हैं, अभी पार्टनर नहीं, मान चले पर्सन है, तो इनको अगर पार्टनर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इनका जो होना चाहिए इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या इन दोनों का सेम इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, क्या ये दोनों बिजनेस को साथ में चलाने के लिए तैयार है पहले से, अगर तैयार है तब तो इनका इंटरेस्ट देखेंगे, हाँ है तब इनको बाउंड किया जा सकता है। फिर दूसरी बातें, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी यहाँ पे, ठीक है, सारी लीगल क्या होगी, फॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक है। अच्छा लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब क्या होता है भैया, मैंने बोला ना कि पार्टनरशिप आप बन सकते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ही आप पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो पता ही चला कि लीगल फॉर्मेलिटीज भी होनी चाहिए। फिर एक चीज और होना चाहिए, इनके बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा, जो एग्रीमेंट बनेगा इन दोनों के बीच में, वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया प्रॉफिट किस हिस्सों में बटेगा, ठीक है, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा, एक्टिव पार्टनर होना कंपलसरी है क्या, फर्म को रन कौन करेगा, ये सारी बातें ना एग्रीमेंट में लिखी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी हुई होगी तो उनको अपना पता ही नहीं होगा मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कभी नहीं पता चलेगा कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भैया, पार्टनर्स दो है तो क्या दोनों एक ही काम कर दें क्या, अगर एक पैसा काउंट करने का है तो क्या दूसरा भी पैसा ही काउंट करेगा, ऐसा तो नहीं है। पार्टनर है लेकिन दोनों का जो काम होगा ना, जो वर्क होगा, दोनों का जो वर्क होगा ना, वो वर्क एकदम अलग होगा, कुछ आप संभालोगे कुछ हम संभालेंगे, ठीक है। इसलिए दोनों की क्या होनी, जिम्मेदारियां क्या होती है ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाएगा तो कंपनी कभी सर्वाइवल हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले से ही क्लियर हो जाना बहुत अच्छी बात है पार्टनरशिप में, कि आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, आपका क्या काम है, हमारा काम क्या है, किस रेशो में प्रॉफिट बांटना है, किस रेशो में नहीं बांटना है, इस कंपनी में आपका शेयर कितना है, मेरा कितना शेयर है। मान लो जैसे एक बोला कि मेरा 51% शेयर है और एक बोला मेरा 49% शेयर है, तो कंपनी का असली ओनर तो यही हुआ ना, इसी को बोलते हैं एथोराइज्ड, इसको क्या बोलते हैं, एथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। चलो तो एथोराइज कैपिटल मत मान के चलो, अभी भी समझ के चलो, एथोराइजेबल हो गया, ये सबसे ज्यादा पावर इसके पास हो गई, इस चीज को आप समझो यहाँ पे, ठीक है। चलो सबसे ज्यादा पावर किसके पास हो गई, तो आप बोलोगे इसके पास हो गई, क्यों, इसका परसेंटेज क्या है 51%, कंपनी का असली ओनर यही कहलाएगा, तो ज्यादातर डिसीजन यही लेगा। तो आप इस चीज को पहले से ही क्लियर क्यों नहीं कर लेते, आप इस चीज को पहले से क्यों नहीं क्लियर कर लेते कि जिसके पास 51% है वो क्या होगा, सही डिसीजन लेने के लिए मान्य रहेगा। में आगे जिसके पास ज्यादा परसेंटेज होते हैं कंपनी में, जिस पर्सन का, वो कंपनी क्या करता है ना, कंपनी में उसके पास ज्यादा राइट होते हैं, ज्यादा डिसीजन लेने के राइट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है ना कि पार्टनरशिप का डीड है, तब कंपनी एग्रीमेंट है, तब तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कोई चांसेस नहीं है। अगर डीड नहीं बना, एग्रीमेंट नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मान के चलना है। फिर अगला देखना है यहाँ पर कि डीड जो है वो रिटन के साथ साथ ओरल भी हो सकता है, रिटन के साथ साथ ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटन होना बहुत जरूरी है। रिटन होगा तो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप फेस आउट कर लोगे, कहोगे भाई ये चीज लिखा था, आपको ऐसे करना चाहिए था। ओरल कही गई बातें आगे चल के आदमी क्या होता है ना, झूठ और ठुकरा भी सकता है, ठीक है। तो रिटन होना बहुत जरूरी है। रिटन अगर एग्रीमेंट है तब वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, चलो फिर अगला देखते हैं। चलो तो अगला क्या लिखा है आप समझिएगा इस चीज को। चलो द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप जो डीड होता है वो किसमें होना चाहिए, तो मैंने बताया ना कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। किनके बीच में होना चाहिए, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में होना चाहिए। विच कंटेन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, और उसमें सारे नियम होने चाहिए जो पार्टनरशिप आपस में बात करना चाहते हैं। सारे टर्म ऑफ एग्रीमेंट मतलब सारे कंडीशन अप्लाइड हो जाने चाहिए, बाद में आप फिर उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप डीड को जो पार्टनरशिप मिलकर आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट या डीड को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नाम देते हैं।
अ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब पार्टनरशिप डीड जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं, कुछ मुख्य बिंदुएं होती हैं, उस चीज़ को हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या क्या होता है ये देखते हैं। चलो सबसे पहला देखो आपके सामने लिख रहे हैं ताकि आप समझ सको। चलो देखो, सबसे पहला देखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर। नेम एंड एड्रेस का मतलब क्या होता है भाई, कंपनी किस नाम से खोल रहे हो, कंपनी किस जगह पे खोल रहे हो, कौन से पार्टनर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पार्टनर के नाम होने चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, पार्टनर के नाम होने चाहिए, पार्टनर के एड्रेस भी होने चाहिए, वो सारा कुछ क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में इन्वॉल्व होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, सेम वही चीज हो गया कि भैया पार्टनर्स के भी क्या चाहिए, उनको नेम चाहिए और पार्टनर कहाँ रहते हैं उनका पूरा एड्रेस प्रॉपर, पूरा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सब कुछ हमको चाहिए। ठीक है, ताकि फ्रॉड ना हो सके, सब जानकारी में पहले से ही, ऐसा ना हो कि एड्रेस वगैरह नहीं मांगा, पाकिस्तान का बंदा आया था, नाम बताया, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया साथ, ऐसा नहीं, सब कुछ एड्रेस वगैरह में पता होना चाहिए। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जो है किस तरह का है और बिजनेस किस प्लेस में या किस ओरिएंटेशन में आप खोलना चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि जंगल में कोई बिजनेस कर दो थोड़ा चलेगा, तो सोशल के हिसाब से देखते हुए आपको बिजनेस ओपन करना है। कहीं ऐसी जगह पर बिजनेस ओपन कर दिया जहाँ पे सोसाइटी बहुत अच्छी है, डेवलप्ड है, आप वहाँ पे क्या कर दिया, ऐसा इंडस्ट्री ओपन कर दिया जिससे वो पोल्यूटेड एरिया हो गया पूरा, तो एरिया को देखते हुए बिजनेस को ओपन करना चाहिए, ऐसे नहीं। तो आपको नेचर किस प्रकार का बिजनेस है, बात समझ रहे, किस प्रकार का बिजनेस है और कहाँ पे खोलना चाह रहे हैं ये जरूरी होना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा, ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ पार्टनरशिप, आपको जैसे मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने साल की एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं जिंदगी भर के लिए आप बाउंड नहीं कर सकते। पार्टनर से चाहे नहीं भैया हम 20 साल तक क्यों एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, 20 साल के बाद हम अपना आप देखेंगे अलग, अगर हो सके पॉसिबल फिर इन्वॉल्व करेंगे आगे। तो आदमी कुछ समय तक के लिए पार्टनरशिप करता है, ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, फिर हमको पता होना चाहिए कि प्रत्येक पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उस कंपनी में कितना पैसे को क्या कर रहे हैं ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं पता चला कि आप 1 लाख दिए, हम 2 लाख दिए हैं, वो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तो सब बराबर बांट रहे हो। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए हमने कितना कंट्रीब्यूट किया कंपनी के अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी चीज बहुत जरूरी है कि मान लो आप कैपिटल आप इन्वॉल्व कर रहे हो बिजनेस के अंदर, तो उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा होना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है ये, पार्टनरशिप डीड में पहले से क्या होना चाहिए, लिखा रहना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो बाद में इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देने में क्या होगी ना, दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज डीड में पहले से लिख देना चाहिए। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो कोई पार्टनर्स को जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो कंपनी से अगर कोई पैसा लेगा तो पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा लेता है उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो भैया पर्सनल यूज के लिए पैसा लियो तो इस पर इंटरेस्ट तो आपको कंपनी को देना पड़ेगा, तो किस रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ परसेंटेज से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप रिटर्न करेंगे, तो आप बोले वो भी चीज लिखा होना चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि आप कंपनी से पैसा मांगो 2 लाख, वो बोले भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है, तब तो बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको डीड में पहले से ही लिखा रहना चाहिए। चलो अगला देखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने पहले ही बताया कि एक डीड में लिखा होना चाहिए कितने पार्टनर हैं और किस रेशियो में प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये भी बात यहाँ पे लिखा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, लोन वगैरह का कोई पार्टनर दे रहा है या हम कहीं से लोन ले रहे हैं या किसी को हम लोन देंगे, आगे चल के जो भी प्रोसीजर होगा तो उसका परसेंटेज भी हमें क्या होना चाहिए ना, फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ताकि लेने देने में बाद में क्या हो ना, दिक्कत ना हो। पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कौन पार्टनर एक्टिव है, कौन पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, तो ऐसे करके पता करेंगे कौन कंपनी के अंदर पार्टनर एक्टिव है, काम कर रहा है, क्या कंपनी के लिए ज्यादा फायदा करेगा तो उसको कमीशन देना चाहिए, प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी के लिए ज्यादा काम करे या एडिशनल वर्क करे तो क्या उसको सैलरी कमीशन देना चाहिए क्या, अगर बात ऐसी है तो भी आप लिख कर चलेंगे, ताकि मान लो कोई पार्टनर वहाँ पे एज अ मैनेजर भी हो, पार्टनर जो है कंपनी का वो एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं तो उसको सैलरी भी मिलना चाहिए, पार्टनरशिप को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसे क्या मिलना चाहिए ना, पार्टनर्स का सैलरी भी मिलना चाहिए जो मैनेजर पोस्ट पर रह चुका है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, ये तो पूरा पॉइंट हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट, इस चीज को हम पूरे अच्छे से टॉपिक को कवर करेंगे, तो इसको यहाँ पे छोड़ के चलो भी आप, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, वही चीज बोल रहा है कि कंपनी कितने साल के लिए बनाई जा रही है, एस्टिमेशन बता दीजिए, और पार्टनर्स जो ड्यूरेशन है कितने साल तक हम लोग आपस में पार्टनरशिप डीड करके रखेंगे, उस चीज का एग्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद फिर जो होगा हम बाद में देखेंगे, ये भी चीज एकदम रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, हाउ डिस्प्यूट विल बी सेटल, सारे सबकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सबको बांट दी जाएगी, पार्टनर्स को बता दिया जाएगा, कल कभी मान लो कोई लड़ाई झगड़े हो जाए तो इसी एग्रीमेंट, इसी डीड को दिखाकर हम आपस में क्या कर सकेंगे, सेटल कर सकेंगे। एग्रीमेंट डीड इसीलिए बनाई जाती है पार्टनरशिप डीड, ताकि आने वाले समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इंसान भूल सकता है लेकिन कागज में लिखी हुई बातों को आप गलत साबित नहीं कर सकते हो, उस चीज को वो मान लेगा, इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। रिटन डॉक्यूमेंट है तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका ओरल नहीं मांगता, क्या मानता है वो रिटन डीड को ही मानेगा, ओरल नहीं मानेगा,
ठीक है। डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, मान लो भैया कोई पार्टनर यहाँ पे गरीब हो जाए या पार्टनर्स का दिवालिया निकल जाए या पार्टनर्स के पास इतना पैसा ही ना हो, तो भैया उस समय क्या करेगा ना, जो और पार्टनर होंगे वो फिर डिसीजन ले सकते हैं उस वक्त कि उस पार्टनर के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 पार्टनर, एक का दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया वो, तो हमें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो तो नहीं दे पा रहा है, तो उसमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा राइट पहले से इसमें लिख दिया गया है। ऐसा ना कि बाद बोलो हमारे पास पैसा नहीं, आप नहीं ले सकता, तो वो क्या करें ना, डिसीजन ले सकता है। इसीलिए बोला गया कि भैया पहले से ही बता दो कि राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, हाउ डिस्प्यूट विल सेटल, ये हो गया। डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, कोई पार्टनर अगर दिवालिया निकल जाए तो उस वक्त जो आपस में पार्टनर है वो डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा राइट उनको दिया गया है। ठीक है, चलो अगला। ओपनिंग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, वेयर एज इट विल बी द नेम ऑफ फर्म और पार्टनर। आपस में डिसाइड कर लो कि जब बैंक अकाउंट ओपन होगा वो किसी पार्टनर के नाम पर होगा कि कंपनी के नाम पे होगा, ये भी डिसीजन पहले से लो, बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रिटायरिंग और डेथ ऑफ द पार्टनर। ये भी बोला गया कि मान लो कोई नए पार्टनर को लाना है या जो पार्टनर कोई अंदर से रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए, उस सिचुएशन में भी क्या होंगे ना, पार्टनर को डिसीजन लेना अनिवार्य है। लेकिन पार्टनर डिसीजन कैसे लेंगे, तो आपस में मिलजुल कर डिसीजन लेंगे, अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये भी बात यहाँ पे कही गई है। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इफ एनी टू बी डन। रिवोल्यूशन पढ़ाऊंगा मैं, पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, सब कुछ बताऊंगा आपको। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन बनाएंगे हम, बाकी इन दोनों में क्या करेंगे, रिवोल्यूशन बनाएंगे। एसेट कब फ्लक्चुएट करता है, लायबिलिटी कब क्रिएट करती, घटती है कि बढ़ती, सारा कुछ रिवोल्यूशन में हम जानेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर्म अकाउंटिंग, ये तो पूरा कैलकुलेशन बेस पे इस चीज को अच्छे से देखेंगे। ऑडिटिंग क्या करता है, कंपनी के अंदर आप क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, ईयरली पर आप कंपनी का क्या कर सकते हो, अकाउंट को जज कर सकते हो, रीचेक करा सकते हो। भाई ऑडिटर आएगा, कंपनी के अकाउंट्स वगैरह क्या करेगा, अच्छे चेक कर जाएगा, वेरीफाई कर जाएगा। इससे क्या होता है, जिस कंपनी के अंदर ऑडिटर आते हैं और वो कंपनी क्या होती है ना, एकदम ट्रस्टफुल हो जाती है कि भाई इस कंपनी के अंदर का जो बैलेंस शीट है ना बहुत अच्छा क्रिएट होता है, सही है, सब कुछ फेयर है, सब कुछ रिवील करते हैं, छिपाते कोई चीज़ नहीं है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, फिर उसी दिन क्या करें, लास्ट में क्या करेंगे, आज से हम सब क्या हो रहे हैं ना, पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट ले रहे हैं, सहमति दे रहे हैं कि आज से हम पार्टनर हैं, आज से बिजनेस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये सारी बातें तो आपकी थी क्या, ये सारी बातें थे आपकी, ये पार्टनरशिप डीड के जो कौन कौन से पॉइंट आपको लेना है वो आपको जानना था। ठीक है, चलो फिर अगला क्या है, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये टॉपिक हम लोग कल अच्छे से कवर करेंगे, तो इस चीज़ को आप देखिएगा, काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं, बेसिक लेके चल रहा हूँ। कल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री रिगार्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये सब चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे करके सारा पॉइंट हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके पूरा हम पढ़ लेंगे। तो कल जो हमारा पॉइंट होने वाला, ये होने वाला आपके सामने लिखा है। चलिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। धन्यवाद।